हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान योग्यता या फिर अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, उसका आज का हमारा ये क्लास सेकंड है, क्लास 2 है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ क्लास 1 का, तो आप उसको भी देखें, जिसमें मैंने बेसिकली बताया था ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो आज वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स को देखेंगे देख लेते हैं। हम मेनली यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल रिसर्च, है ना, अप्लाइड रिसर्च, एक्सटर्नल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड कंसेप्चुअल रिसर्च। इन सब रिसर्च के जो भी टाइप्स हैं, इसको हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं, है ना। पूरा डिटेल में आपको पूरा पावर पॉइंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम करने वाले हैं। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड किया है, इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इन सब चीज़ों को आज वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सब पूरे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं रिसर्च के, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको हम आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च का। सबसे पहला है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल्स नाम में है फंडामेंटल्स, और हिंदी में होता है मौलिक अनुसंधान। तो समझते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं। आल्सो नोन एज ए बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च को ही क्या बोला जाता है, बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च कहा जाता है। हिंदी में अगर देखेंगे तो इसे बुनियादी या फिर शुद्ध अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको बेसिक रिसर्च बोला जाए कि प्योर रिसर्च बोला जाए, क्या है वो, एक फंडामेंटल रिसर्च का ही नाम है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसर्च हेल्प्स टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन ए फंडामेंटल फैशन। तो जब इस टाइप के हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमें नया इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, जो हमारे फंडामेंटल्स को और इम्प्रूव करता है। हम देखिए, इस प्रकार का शोध मौलिक रूप से नई जानकारी उत्पन्न करने में मदद करता है। तो हमें नई नई जानकारियां हैं, फंडामेंटल्स को अपना इम्प्रूव करना है मौलिक रूप से, है ना, नई जानकारी उत्पन्न करने में हम इस टाइप के फंडामेंटल रिसर्च को हम करते हैं। नाम में ही फंडामेंटल्स, हमसे बोलते हैं ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, वैसी। तो फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। और साथ साथ यूज क्या है इसका, जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन ए फंडामेंटल फैशन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिस इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन, समटाइम्स इट कैन एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी आल्सो। देखो क्या लिखा है, आमतौर पर यह सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो सभी लोगों के लिए लागू होती है। इस टाइप की रिसर्च को बेसिकली हम, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, एक जनरलाइजेशन पे, सामान्यीकरण पर आधारित है। और यह कभी कभी लेबोरेटरी में भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी है तो फंडामेंटल रिसर्च नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें रिसर्च तो करना ही पड़ेगा ना। तो फंडामेंटल रिसर्च मौलिक अनुसंधान है। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। तो फंडामेंटल रिसर्च कैन टेक शेप इन टू वेज। तो देखिए, मौलिक अनुसंधान दो तरह से आकार ले सकता है। पहले, आइदर इन द फॉर्म ऑफ न्यू थ्योरी, देखिए यहाँ पर लिखा है नए सिद्धांत के रूप में, या तो फिर एक नए सिद्धांत आप दे सकते हैं इसमें। और दूसरा ये है डेवलपमेंट ऑफ सम एग्जिस्टिंग थ्योरी, या फिर मौजूदा सिद्धांत के विकास के रूप में आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो समझिए, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च, इसमें हम क्या करते हैं, एक नया इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि जो हम रिसर्च करेंगे फंडामेंटल रिसर्च, वो सभी लोगों के लिए लागू होगा। जनरलाइजेशन है उसका, है ना, सामान्यीकरण है, वो सिद्धांत पर आधारित है। और फंडामेंटल रिसर्च दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आप नया थ्योरी दे दें, कुछ नया सिद्धांत आप जनरेट कर दें, नया थ्योरी दे दें। या फिर दूसरा टाइप से हो सकता है फंडामेंटल रिसर्च कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, जो भी मौजूदा जो सिद्धांत है अभी हमारे पास, उसमें हम क्या करें, थोड़ा बहुत और उसका डेवलपमेंट कर दें, मतलब उसको आगे बढ़ा दें। तो इस टाइप के जो हम रिसर्च करते हैं वो कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च। जो मेनली हम जो रिसर्च हम करते हैं, है ना, एजुकेशन को लेकर के पीएचडी में, वो क्या है, फंडामेंटल रिसर्च के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फंडामेंटल रिसर्च। अब हम चलते हैं अगला, अप्लाइड रिसर्च, समझते हैं, है ना। अब अगला है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध। तो देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य मौजूदा सिद्धांतों और मॉडलों को सत्यापित करने के लिए डेटा एकत्र करना है और वास्तविक जीवन की समस्याओं या स्थितियों का समाधान खोजने में मदद कर रहे हैं। देखिए, आप अप्लाइड रिसर्च को इस पॉइंट से जरूर याद रखें कि जीवन की समस्याओं या स्थितियों का समाधान करने के लिए लिखा है ना यहाँ पे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के लिए हम यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब नाम में समझ लीजिए कि जैसे हमने फंडामेंटल रिसर्च किया है कोई नया थ्योरी जनरेट करने के लिए, जब अभी हम लोगों ने क्या देखा ऊपर में, फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च में हमने क्या किया, एक नया थ्योरी दिया, या जो थ्योरी था उसको हमने आगे बढ़ाया। तो उसी को अब अप्लाई करना है रियल लाइफ सिचुएशंस में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। जब उसको अप्लाई करते हैं ना, तो क्या कहलाता है,
अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। जब हम उसी थ्योरी को जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो हमने जनरेट किया है, जो हमने थ्योरी बना दिया है, अब वो थ्योरी को हम अपने रियल लाइफ के सिचुएशंस है ना, जो प्रॉब्लम्स है उसमें अप्लाई करेंगे, तब हम जो रिसर्च करेंगे वो कहलाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। नाम में ही अप्लाइड है, अप्लाइड मतलब आपको अप्लाई करना है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इस पॉइंट को, रियल लाइफ प्रॉब्लम से संबंधित या रियल लाइफ प्रॉब्लम या सिचुएशन से संबंधित जो रिसर्च किया जाता है वो कहलाता है अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, लिखा भी है, इट एम्स द कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स एंड हेल्प्स टू फाइंड ए सोल्यूशन। लिखा है ना, इसका मेन मकसद क्या होता है, जो हमारे पास थ्योरीज हैं, जो हमारे पास मॉडल्स हैं, उसका डाटा को वेरीफाई भी करना है अप्लाई करके, क्या है ना, और साथ ही साथ अलग अलग समस्याओं का समाधान के लिए हम उस फंडामेंटल रिसर्च की जो भी डाटा है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, द थ्योरी डेवलप्ड बाय फंडामेंटल रिसर्च आर फर्दर अप्लाइड टू एक्चुअल ऑपरेशनल फील्ड आर पॉपुलेशन। उसी की बात कर रहा है कि मौलिक अनुसंधान जो हमने फंडामेंटल रिसर्च द्वारा विकसित सिद्धांत आगे वास्तविक परिचालन क्षेत्रों या जनसंख्या पर लागू होते हैं। तो जो हमने फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू जो हमने डेवलप किया था, जो थ्योरीज डेवलप किया था, अब उसको क्या करें हम एक्चुअली उसको अब हम फील्ड या फिर पॉपुलेशंस पे अप्लाई कर रहे हैं, लोगों पर अप्लाई करते हैं, तो क्या कहलाता है वो अप्लाइड रिसर्च। तो अगला है, रिसर्च इज ए यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स कन्विंसिंग एविडेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बेसिक रिसर्च आर थ्योरी। तो अनुसंधान उपयोगी है क्योंकि यह बुनियादी अनुसंधान या सिद्धांत की उपयोगिता के लिए ठोस सबूत प्रदान करता है। इसका मतलब यही है कि जो हमने फंडामेंटल रिसर्च किया था, अब उसको आगे यही प्रूव करता है अप्लाइड रिसर्च, कि जो हमने थ्योरी डेवलप किया है, जो हमने है ना कुछ थ्योरी था उसको हमने आगे बढ़ाया था फंडामेंटल रिसर्च में, जब उसको हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में, तब हमें पता चल पाता है कि वो थ्योरी कितना सही है, जो थ्योरी दिया गया था वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये अप्लाइड रिसर्च का बेसिकली पार्ट होगा। तो इसको ये समझेंगे हम कि फंडामेंटल रिसर्च जो हमने देखा ऊपर में, उसका अगला पार्ट से क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिया है। ए स्टडी ऑन हाउ लॉन्ग टू इम्प्रूव लिटरेसी इन टीनेजर्स। तो किशोरों में निरक्षरता को कैसे सुधारा जाए, इस पर एक अध्ययन करना। उसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी को कम करने का प्रयास करने के लिए एक अध्ययन करना। और हाई स्कूल स्नातकों को कॉलेज में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों की खोज करने वाला एक अध्ययन। ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशंस के प्रॉब्लम्स से संबंधित है। जैसे कि है ना, किशोरों की निरक्षरता पे, मतलब लिटरेसी पे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ सिचुएशंस है हमारे। उसके बाद सोशल मीडिया के धोखाधड़ी जो हो रहा है उस पर अगर रिसर्च करते हैं, तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ जो सिचुएशन में जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, उसको हम टैकल करने के लिए, उसको हम है ना समस्याओं को समाधान करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई पहले से कोई थ्योरी है, कोई सिद्धांत है, कोई एक्ट है, अधिनियम, इन सबको यूज करते हैं। तो ये कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्शन रिसर्च, कार्यवाही पर शोध। देखिए अब, इट वॉज फर्स्ट कॉइन एज ए टर्म 1944 में MIT के जो प्रोफेसर हैं कर्ट लेविन, इनके द्वारा इसको लाया गया था। नाम याद रख सकते हैं आप, MIT के प्रोफेसर, नाम क्या था, कर्ट लेविन, है ना। ये है 1944 में सबसे पहले एक्शन रिसर्च के बारे में बताया इन्होंने, है ना। अब देख लेते हैं अगला, यह क्रिया उन्मुख अनुसंधान है। इट इज ए एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। आप इसमें एक्शन मतलब आप कार्य करेंगे, क्रिया उन्मुख है ना। दैट इज अंडरटेकन टू फाइंड ए इमीडिएट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे याद रखने, तो हमें जो कि किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए किया जाता है। तो जो एक्शन रिसर्च है, इसका सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि इमीडिएट सॉल्यूशन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया जाता है कि इमीडिएट हमें किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसी भी समस्या के लिए, इमीडिएट मतलब तत्काल में जो समाधान खोजने के लिए हम जब करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे हम लोगों ने भी अप्लाइड देखा था, अप्लाइड के लिए आपका बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करेंगे, लेकिन उसमें इमीडिएट नहीं है, तत्काल में नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन एक्शन रिसर्च क्या है, तत्काल की बात करता है, तत्काल समाधान खोजने की बात करता है। तो इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। तो समटाइम्स द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन टेक एक्शन एंड समटाइम्स एन अथॉरिटी टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स और एक्शन। तो अब देखिए, अब जब इमीडिएट आपको तत्काल समस्या का समाधान खोजना है, तो कभी कभी क्या करता है, शोधकर्ता स्वयं कार्रवाई कर सकता है, या और कभी कभी कोई जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकारी है, जो अधिकारी आवश्यक कदम या फिर कार्रवाई करता है। कोई भी सिचुएशन होता है, जैसे कुछ कहीं पर हड़ताल हो गया, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गया जो इमीडिएट जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो या तो रिसर्चर्स खुद ही उस पर कार्रवाई कर सकता है, या फिर है ना बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा भी की जाती है। तो आप सिंपल सी बात है, एक्शन रिसर्च में आप यही याद रखेंगे कि इमीडिएट सॉल्यूशन हमें चाहिए, तत्काल समस्या के लिए हम बात करते हैं, तो एक्शन रिसर्च वहाँ पे कहलाता है।
अब अगला है ड्यू टू नेचर ऑफ द रिसर्च इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी। तो इस चीज को भी याद रखेंगे कि एक्शन रिसर्च का जो प्रोसेस होता है ना साइक्लिक होता है, चक्री होता है। यहाँ पर लिखा है अनुसंधान की प्रकृति के कारण इसे कभी कभी कार्यवाही का चक्र या पूछताछ का चक्र भी कहा जाता है। तो साइक्लिक रिसर्च के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या है, वो एक्शन रिसर्च ही होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। क्यों साइक्लिक रिसर्च बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उसमें एक्शन लेंगे, कुछ काम करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे या फिर ऑब्जॉर्व करेंगे, है ना। ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जॉर्व अलग होता है, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व मतलब होता है ना, कि उसको हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये प्रोसेस होते रहता है, प्लानिंग करेंगे, एक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसको कंक्लूजन करेंगे। तो ये प्रोसेस होने की वजह से इसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च साइकिल। और इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि एक्शन रिसर्च के जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर है अब एक्शन रिसर्च। अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसको समझाया हुआ है एक्शन रिसर्च को। तो बेसिकली 2 कॉमन टाइप्स है। सबसे पहला होता है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च और दूसरा है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। तो देखिए, पार्टिसिपेटरी का मीनिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर सहभागी क्रिया अनुसंधान और एक व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान। तो सहभागी कार्यवाही अनुसंधान इस बात पर जोर देता है कि प्रतिभागियों को उस समुदाय या सदस्य होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं, मतलब जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, वो उस समुदाय का सदस्य होना चाहिए जिसका अध्ययन किया जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन पे रिसर्च कर रहे हैं ना, वो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो उक्त शोध के परिणामों से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों को सशक्त बनाता है। इस पद्धति में प्रतिभागी प्रभावी रूप से सह शोधकर्ता होते हैं। तो जो भी यहाँ पर प्रतिभागी, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे, वो भी एक को रिसर्चर्स के जैसे काम करता है और उनके जीवित अनुभवों को अनुसंधान प्रक्रियाओं के लिए प्रारंभिक माना जाता है। तो उनके देखिए, कुछ भी चीज़ों के हमें सर्वे करना रहता है, कुछ डाटा लेना रहता है, हम क्या करते हैं, उस गांव में जाते हैं, उस समाज में जाकर के बात करते हैं हम लोग, है ना, क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं करके। तो सिंपल सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं समाज के लोग, गांव के लोग, वो क्या हो गया, वही तो पार्टिसिपेट हो गया ना, वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उस रिसर्च में। ठीक है, तो उसको हम को रिसर्चर्स बोल रहे हैं। इस टाइप की रिसर्च को हम जब करते हैं तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। ठीक है, और मैं पहले ही बता दी हूँ, एक्शन रिसर्च लिखा है मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं आती है जिसपे तुरंत हमें क्या करना रहता है, एक्शन लेना रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमें तुरंत समस्याओं का समाधान करना रहता है। तो पार्टिसिपेटरी मतलब जिसपे प्रभावित होने वाले हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। अगला क्या था? प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च, है ना। तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुसंधान कार्यवाही क्या है, इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि अनुसंधान कैसे किया जाता है और इसे विशिष्ट मुद्दों को संबोधित और हल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये फोकस मोर ऑन हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड। तो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में मेन मुद्दा ये होता है कि रिसर्च को कैसे करना है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है कि जिससे वो हमारा जो स्पेसिफिक इशूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर सकें। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना। एक्शन रिसर्च हो गया, मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, नाम में क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, मतलब हमें इसको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे आर इन देयर ओन राइट। अब देखिए यहाँ पर, यह अपने आप में मामलों की स्थिति का वर्णन है। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी मामले हैं, अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स, है ना, अपने मामलों की स्थिति का एक वर्णन है। वर्णात्मक, नाम में क्या है, वर्णात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि वह, इसका मतलब यह है कि शोधकर्ता चरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब दिस मीन्स दैट रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। तो जो रिसर्चर्स है, वो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी समस्याओं को लेकर के, उसको क्या करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, वर्णन करेगा। उसका आपको स्थिति का वर्णन करके आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसको चेंज नहीं कर सकता हो। जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोग हैं जिनसे वो डाटा ले रहा है, चाहे साइंस में हो, आर्ट्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। तो जो भी मान लो रिसर्चर्स गए कहीं पर रिसर्च कर रहा है, तो जिन लोगों से वो कुछ पूछ रहा है, जहाँ से वो डाटा ले रहा है, उस डाटा को वो चेंज नहीं कर सकता, वो लोगों को चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ क्या करेगा, वो उनसे डाटा लेगा और उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट कर देगा। तो ये कहलाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि एक मामलों की स्थिति का एक वर्णन है ना, वो उसे इसका वैसा ही वर्णन करना चाहिए जैसा वह है। मतलब ये है कि वो वैसा ही उसको वर्णन करेगा जैसा उन्होंने वो समाज में गया था, वो प्रॉब्लम को फेस करने वक्त जो भी उसको मिला, उसको डायरेक्टली वैसा ही वो क्या करेगा, रिपोर्ट में सबमिट करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। सिंपल सी बात है कि उसको वो एडिट नहीं करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के रिसर्च को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं। अगर आप स्टेट या केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है जिसमें पूछा जाता है कि पहले आप एक बार, है ना, एक
क्या कीजिए, सर्वे करके आइए, समझिए कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या है, उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में मुझे दीजिए। तो इस टाइप के रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है, क्योंकि हम इसमें स्थिति का, मामलों का वर्णन करके हम हायर अथॉरिटी को दे देते हैं, फिर उसके बाद उस पर फिर एक्शन या फिर अप्लाइड रिसर्च बाद में वो लागू होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो शोधकर्ता पर, चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे सिर्फ उसको वर्णन करना है जैसा कि जैसा उसको मिला है। ठीक है। तो सम ऑफ द मेथड यूज फॉर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखिए लिखा है ना, फील्ड सर्वेज, तो सर्वेक्षण करने हम जो जाते हैं, केस स्टडीज की बात करते हैं, केस अध्ययन की बात करते हैं, इंटरव्यूज की बात करते हैं। हम इन सबको आने वाले वीडियो लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे। सर्वेस क्या होता है, केस स्टडीज क्या होता है, इन सब चीज़ों को आगे हम और डिटेल में क्लियर करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। आज हम सिंपली आज देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को, कि बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च से आता है ना तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के एग्जांपल मैंने बता दिया, सर्वेक्षण, केस अध्ययन हमने देखा, फील्ड सर्वे स्टडीज है ना, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। अब हम चलते हैं एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें थोड़ा देखिए, हियर ए रिसर्चर हैज टू डू एनालिसिस यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग ऑन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डाटा। अब हमारे पास जो डाटा है, जो मौजूदा डाटा है, उसका यूज करके रिसर्चर्स क्या करता है, उसको तर्क और तर्क का उपयोग करके विश्लेषण करना होता है। तो जब हम डाटा हमारे पास इकट्ठा होगा, जैसे हम बोले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वहां से हमें डाटा मिल गया है ना, अब उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। जब उसका हम विश्लेषण करेंगे, लिखा यहाँ पर एक शोधकर्ता को पहले से मौजूद डेटा पर तर्क और तर्क का उपयोग करके विश्लेषण करना होता है, पहले से मौजूद। अगला है दिस इज यूजुअली इन ए डेप्थ स्टडी। अब देखिए इसका मतलब कि आमतौर पर एक गहन अध्ययन है, क्योंकि आपके पास डाटा मिल चुका है, अब आप उसको क्या करेंगे, डेप्थ स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करके उसके बेस पे फिर कुछ एक एनालिसिस आप निकालेंगे। ठीक है। जैसे होता है जनगणना हम करवाते हैं, है ना, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी जनगणना करवाई जाती है, उसमें क्या मिलता है, डाटा पहले मिलता है। डाटा इकट्ठा करने का काम टीचरों के माध्यम से या फिर जो भी लोगों को लगाया जाता है कि डाटा इकट्ठा करने के लिए, उनके द्वारा डाटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट उस डेटा को एनालिसिस करता है कि कितने % लोग इसमें साक्षरता है, कितने महिलाएं साक्षरता हैं, कितने पुरुष की लिटरेसी है। इन सब चीज़ों को जब डिटेल में एनालिसिस किया जाता है ना, ये क्या कहलाता है, आपका एनालिटिकल रिसर्च कहलाता है। जो पहले डाटा इकट्ठा हुआ वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, एक रिपोर्ट दे दिया गया है ना, डिस्क्राइब करके दे दिया गया, जैसा था वैसा ही मिल गया उनको। लेकिन जब उसको एनालिसिस करेंगे ना, वो क्या कहलाता है, एनालिटिकल रिसर्च कहलाता है। ठीक है। तो यह चरों के एक सीमित सेट के तहत काम होता है, मतलब यही बात है कि जो हम दिस वर्क्स अंडर ए कंस्ट्रेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो अलग अलग पॉइंट्स के बेस पे हम उसको एनालिसिस करते हैं। चाहे हमें बहुत सारे हमारे पास डाटा आ गया है, तो उसके बेस पे हम डिटेल में सोचेंगे कितनी साक्षरता है, कितने एज के लोग कितने हैं, तो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स पे फोकस होकर के हम उसका डाटा को एनालिसिस करते हैं, मतलब पॉइंट्स को लेकर के, है ना। अगला है दिस रिक्वायर द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवोल्यूशन। तो एनालिटिकल रिसर्च में विश्लेषण करना है आपको, तो आपको क्या होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, और मूल्यांकन का उपयोग की आवश्यकता इसमें होती है। क्लियर है ये। तो ये एनालिटिकल रिसर्च कब कब आता है, एनालिटिकल रिसर्च जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होने के बाद का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका एनालिटिकल रिसर्च कहलाएगा। विश्लेषणात्मक अनुसंधान नाम में है, आप डायरेक्टली नेम देख करके भी समझ जाएंगे। ठीक है। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान। तो क्वांटिटी की बात किया है, क्वांटिटी की बात किया, मतलब मात्रा की बात किया। मात्रा मतलब होता है नंबर्स, है ना, मात्रा मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, देख लेते हैं अब इसको। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए कंसर्न विद द नंबर्स, साफ साफ लिखा है, मात्रात्मक अनुसंधान का संबंध संख्याओं से है। जहां पर संख्याओं की बात कही जाएगी, नंबर्स की बात कही जाएगी, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट इज ए कैरिड आउट टू स्टडी ए फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर्स। तो यह एक ऐसी घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सके। तो जहां पर मात्रा की बात आएगी, जहां पर संख्याओं की बात आएगी, वहां पर आएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव इज ए यूजुअली डिडक्टिव इन नेचर एंड बिगिंस विद ए गिवन थ्योरी। तो मात्रात्मक आमतौर पर प्रकृति में निगमनात्मक होता है और किसी दिए गए सिद्धांत से शुरू होता है। तो देखिए डिडक्टिव रीजनिंग होता है, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में होता क्या है, सिद्धांत आपको पहले से पता होता है, उसके बेस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। या फिर निगमनात्मक। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आपको थ्योरी दिया जाएगा, उसके बेस पे आप सिद्धांत बनाओगे लास्ट में। तो ये डिफरेंस है। तो डिडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब आपको सिद्धांत पहले से दिया जाता है ना, किसी दिए गए सिद्धांत से शुरू होता है, फिर आप कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसमें इस टाइप की रीजनिंग का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव याद रखेंगे आप। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव आपको प्रकृति का देखना मिलेगा, नेचर मिलेगा, डिडक्टिव इन नेचर होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च
डिडक्टिव इन नेचर होता है, निगमनात्मक होता है, ठीक है। जैसे कि स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट एंड सॉफ्टवेयर जैसे कि एस डाटा जो भी आ रहा है यूज टू कैरिड आउट दिस काइंड ऑफ रिसर्च। तो इस प्रकार के अनुसंधान को करने के लिए सांख्यिकीय अवधारणाओं और सॉफ्टवेयरों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें नंबर्स की बात किया है ना, संख्याओं की बात किया गया। तो अगर हम नेचुरली ह्यूमंस के द्वारा किया जाएगा, मानव के द्वारा, तो संख्याओं में टाइम लग सकता है। इसलिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर जो सांख्यिकीय अवधारणाएं हैं, जो अलग अलग सांख्यिकीय अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट्स है, उसका यूज़ करके हम इस टाइप के रिसर्च को करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसमें हम नंबर्स को याद रखना है, इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसी का अपोजिट गुणात्मक शोध। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज डन टू स्टडी द फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन बियॉन्ड नंबर्स दैट इज इन क्वालिटेटिव मैनर। तो गुणात्मक अनुसंधान उस घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जिस संख्याओं से परे, मतलब इसमें संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, यानी गुणात्मक तरीके से समझाया जा सके, मतलब उसके क्वालिटी पे बात किया जाता है। इस बार किसी भी जो चीज़ को आपको समझाना है तो क्वांटिटी पे बात नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, क्वालिटी पे बात करेंगे, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव इज यूजुअली इंडक्टिव इन नेचर, इट बिगिंस विद द सोशल रियलिटी फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी अराउंड इट। तो ये क्या होता है, देखिए, एक गुणात्मक आमतौर पर प्रकृति में आगमनात्मक होती है, इंडक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। इसमें होता है क्या है, एक सामाजिक वास्तविकता से शुरू होती है जिसके बाद उसके चारों ओर सिद्धांत का निर्माण होता है। तो क्वांटिटेटिव है, इससे ऊपर वाले में क्या था, पहले सिद्धांत आपको दे दिया गया था, आपको थ्योरी दे दिया गया था, उसके बेस पे आपको रिसर्च करना था। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आप पहले रिसर्च करेंगे, है ना, जो थ्योरी आपके पास मिला हुआ है, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, उसके एक सिद्धांत, एक थ्योरी डेवलप करना है। क्योंकि क्वालिटी को आप जब देखेंगे, बहुत लोगों के बीच का चाहे किसी भी क्वालिटी की बात करें, है ना, क्वालिटिव रिसर्च में आप जब फाइनली आप उसको कंक्लूड करेंगे तो एक सिद्धांत बनेगा। तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव इन नेचर है ये, और जबकि वो क्या था, डिडक्टिव इन नेचर में। पहले भी बोला, इंडक्टिव इन नेचर में क्या करेंगे, हमें पहले अलग अलग डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर हम सिद्धांत देंगे, इसको फाइनल सिद्धांत मतलब फाइनल कॉन्सेप्ट या फाइनल थ्योरी देंगे, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव में सिद्धांत हमारे पास होता है, उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। क्लियर है? जैसे कि बोला ना, बहुत सारे आपके पास डाटा है, बहुत सारे आपको डाटा मिल गया, डाटा से आपने अलग अलग कंक्लूजन निकाला, तो ये क्या था, क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन अलग अलग लोगों की मानसिकता है, क्वालिटी को चेक करके आपने एक रिपोर्ट सबमिट किया, आप डाटा बनाए, तो क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी को देखा जाएगा और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी या नंबर्स को देखा जाएगा। और इंडक्टिव और डिडक्टिव इन नेचर को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं, लास्ट है हमारा कंसेप्चुअल रिसर्च, वैचारिक अनुसंधान। कंसेप्चुअल रिसर्च समझते हैं। तो कंसेप्चुअल रिसर्च इज यूजुअली अंडरटेकन बाय द फिलोसोफर। तो ये क्या है, वैचारिक अनुसंधान आमतौर पर दार्शनिकों या फिर थिंकर्स, विचारकों द्वारा किस री इंटरप्रिएट एन एग्जिस्टिंग आइडिया। तो विचारकों द्वारा किसी मौजूदा विचार की पुनर्व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो फंडामेंटल रिसर्च, इसमें फिलॉसफी या फिर थिंकर्स की बात नहीं किया गया है, याद रखेंगे। फंडामेंटल रिसर्च जो हमने फर्स्ट में देखा, इसमें फिलोसफर या फिर थिंकर्स की बात नहीं किया गया है, वो नॉर्मल रिसर्च जो नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आपको फिलोसफर आ गया, दार्शनिक और विचारकों के द्वारा जो व्याख्याएं की जाती है, जो सिद्धांत दिया जाता है, लिखा है ना, पुनर्व्याख्या, किसी भी सिद्धांत की पुनर्व्याख्या कौन कर रहा है, दार्शनिक या फिर विचारकों के द्वारा जो किया जाता है ना, तो उस टाइप के रिसर्च को बोलते हैं हम लोग कंसेप्चुअल रिसर्च। इस चीज़ को याद रखेंगे, फंडामेंटल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च में इसीलिए कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑल्दो सम रिसर्चर्स आर यूज एज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू स्टडी बिजनेस और मार्केट फिनोमिना आल्सो। हालांकि कुछ शोधकर्ता व्यवसाय या बाजार की घटनाओं को अध्ययन करने के लिए भी वैचारिक ढांचे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको क्या याद रखना है कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च इज यूजुअली टेकन बाय द दार्शनिक या फिर विचारों के मौजूदा सिद्धांतों को पुनर्व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो दिस काइंड ऑफ रिसर्च डजंट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि एक जो व्याख्या दिया गया है अलग अलग फिलोसफर के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, उसको फिर से पुनर्व्याख्या करना, इस टाइप के रिसर्च को कहलाता है कंसेप्चुअल रिसर्च। इसमें कोई लैब एक्सपेरिमेंट, अलग अलग कुछ सर्वे, फील्ड सर्वे, सब कुछ नहीं होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं होता। इस प्रकार के शोध में प्रयोगों का संचालन शामिल नहीं है, ठीक। इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, यह प्रकृति में अमूर्त है, मतलब ये प्रकृति से संबंधित है, पुनर्व्याख्याओं से संबंधित है, ये प्रकृति में अमूर्त है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है। तो ये हो गया कंसेप्चुअल रिसर्च। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी रिसर्च में समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की चांसेस है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस इन कंडक्टिंग
इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो एक्शन रिसर्च में क्या सीक्वेंस है, जो हमने देखा था साइकिल, जो मैं बताया था आपको, सबसे पहले प्लानिंग किए, फिर उसमें एक्शन लिए, तो इसी को सीक्वेंस को आपसे पूछा जाता है। तो देखिए ये भी एक सीक्वेंस है, आंसर 2। सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर उसमें एक्ट करेंगे मतलब एक्शन लेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने बताया था ना कि एनालिसिस करेंगे, या फिर ऑब्जर्व करेंगे भी लिख सकते हैं, और लास्ट में था कंक्लूजन करेंगे या फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सबसे पहले योजना बनाएंगे, कार्य करेंगे, निरीक्षण करेंगे और प्रतिबिंबित करेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आंसर 2। तो जो मैंने साइकिल के 4 जो पार्ट्स बताए थे, इस पार्ट्स को भी याद रखेंगे। एक क्या है, प्लान है, फिर उसके बाद क्या है, एक्शन, एक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और लास्ट में हम करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका साइकिल। ठीक, ये आंसर क्या है इसका, बी। इस 4 पॉइंट्स को भी याद रखेंगे, और जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया है एक्शन रिसर्च में, वो 4 पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी दे सकता है। द रिसर्चर स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, देखिए लिखा ना इमीडिएट एप्लीकेशन, तो तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा है। तो सिंपल सी बात है, क्या है ये, है ना, धारा थोड़ा मीनिंग स्ट्रीम का अलग हो गया है। तो इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्शन रिसर्च। हमने देखा था, मैंने बताया था क्रियात्मक अनुसंधान कब होगा, जब हमें इमीडिएट की बात आएगी, तत्काल कहीं तत्काल समस्या का समाधान निकालना है, तो फिर क्या होता है, वो एक्शन रिसर्च होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला कि एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम देखते हैं, रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इज नोन एज ए। अब देखिए, सावधानी पूर्वक पूछताछ करने के बाद किए गए शोध को इस रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है समझिए, सावधानी पूर्वक पूछताछ मतलब आप गए, आपने कहीं पर डाटा इकट्ठा किया, सावधानी पूर्वक लोगों से पूछताछ किया, उसको आपने क्या किया, थ्योरी के फॉर्म में दे दिया। अब उसको हम क्या करेंगे, अब उसको हम अप्लाई करेंगे। तब सावधानी पूर्वक पूछताछ हो गया के बाद पूछा, देखिए सावधानी पूर्वक पूछताछ अगर बोला जाता तो फंडामेंटल रिसर्च होता, लेकिन पूछताछ के बाद किए गए, तो फंडामेंटल रिसर्च के बाद कौन सा रिसर्च हम आता है, मैंने बोला था अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च एक थ्योरी, एक नया कॉन्सेप्ट या फिर नया कुछ सीखने के लिए, तो सावधानी पूर्वक पूछताछ में वही हुआ कि हमने एक डाटा इकट्ठा कर लिया और फंडामेंटल रिसर्च हो गया। अब उसके बाद हम जो शोध कार्य करेंगे वो क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। ये होता है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश की मीनिंग को, है ना, तो इसलिए मैं बोला इंग्लिश वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला हम चलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू। अब देखिए फंडामेंटल रिसर्च, तो मौलिक अनुसंधान निम्नलिखित की क्षमताओं को दर्शाता है। तो मैंने पहले भी बोला था कि फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, नए आदर्शों का संश्लेषण करना नहीं है। अनुसंधान से संबंधित मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना भी गलत है, मैं पहले ही बोला हूँ। इवॉल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल, सिर्फ मूल्यांकन करना नहीं है, उस पर नया सिद्धांत देना है, उसके आगे उसको बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है ना। विभिन्न विषयों के संबंध में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना, बस अध्ययन करना नहीं है, उसके आगे का प्रोसेस है फंडामेंटल रिसर्च। आपने अध्ययन किया, आपने कुछ कंक्लूजन नहीं दिया, तो आपका उसको रिसर्च नहीं माना जाएगा। अध्ययन तो बहुत लोग करते हैं ना, जब तक आप उसमें हम कुछ थ्योरी नहीं देंगे, कुछ सिद्धांत नहीं देंगे, उसका आगे का काम नहीं करेंगे, नया इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करेंगे ना, या फिर व्याख्या नहीं करेंगे उसको, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च नहीं कहलाता है। तो आंसर क्या है इसका, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, एक्सपाउंड द न्यू प्रिंसिपल्स इस फंडामेंटल रिसर्च। अगला है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो अनुभवजन्य भी हो सकता है, इंपेरिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं और अभी, ठीक है। द रिसर्च दैट अप्लाई द लॉज एट द टाइम ऑफ द फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज। तो रिसर्चर्स समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा देख लेंगे, एक्शन या फिर अप्लाइड रिसर्च में से दोनों में से कोई एक है ना। सॉरी, इसका आंसर क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। एक्शन नहीं होगा, अप्लाइड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तत्कालिक की बात नहीं कही गई है। अगर तत्कालिक समस्या की बात कही जाती ना, तो फिर क्या हो जाता, एक्शन रिसर्च होता। लेकिन यहाँ पर तत्कालिक समस्या नहीं बोला गया, समस्या के बारे में बोला गया है। मैं पहले भी बोला हूँ कि अप्लाइड रिसर्च में क्या था, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिचुएशन, जो भी हमारे बीच में समस्याएं होती है उसकी समाधान के लिए जो रिसर्च किया जाएगा वो क्या कहलाता है, आपका अप्लाइड रिसर्च। लेकिन तत्कालिक समस्या के हमें समाधान निकालना है तो कहलाता है एक्शन रिसर्च। यहाँ पर समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे, व्यवहारिक अनुसंधान। ए सिस्टमेटिक स्टडी डायरेक्टेड टुवर्ड द ग्रेटर नॉलेज
आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड। तो घटना के मूलभूत पहलुओं के अधिक से अधिक ज्ञान या समझ की ओर निर्देशित, है ना, समझ और निर्देशित एक व्यवस्थित अध्ययन कहा जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये बेसिक रिसर्च इसका आंसर होगा, बुनियादी अनुसंधान जो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है, विच रिसर्च रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, है ना। तो कौन सा शोध वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान को संदर्भित करता है जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करता है। तो इसका आंसर क्या है, अप्लाइड रिसर्च। ये तो हम जानते हैं जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करे वो क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च, जो मैंने पूरी डिटेल में इसको बता दिया है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप्स ऑफ रिसर्च को लेकर के, है ना। हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में समझे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को, और एक एक चीज़ को हमने समझने का कोशिश किया है। और मैं बता दूं आपको, है ना, इन सब रिसर्च के बारे में और डिटेल में मैंने बताया हुआ है, जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। आप सर्च करेंगे कॉलेज नॉलेज रिसर्च एप्टीट्यूड, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर्स को आप वहाँ से कवर करेंगे, है ना, जिसमें मैंने दोनों के कंसेप्चुअल रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल मैंने कंपैरिजन करके बताया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हमने समझ चुके हैं, हमने समझा कि बेसिकली है क्या डिफरेंस, है ना, जो इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च जो हमने देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक और इसी का अगला पार्ट्स को लेकर के, है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड का अगला पार्ट्स को लेकर के। तो वीडियो को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।